नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 3 हिमालय की बेटियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हिमालय की बेटियों का सारांश समझाया था, जिसमें कवि ने हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है और समुद्र राज को उसके दामाद के रूप में प्रस्तुत किया है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं ममता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई में नवीन साधन में प्रयोग होना, मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, अर्थात हल्की हल्की प्रशंसा की है। लेख से आगे। प्रश्न 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। आज प्रदूषण के कारण नदियों का जल गंदा हो चुका है, उसकी पवित्रता कम हो चुकी है, इसीलिए अब धीरे धीरे वह गंदी होती जा रही हैं। प्रश्न 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस प्रकार 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। उत्तर, ये सभी विद्यार्थी अपने अपने अनुसार कर सकते हैं, परंतु कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो आप देख सकते हैं। पहला, जल प्राप्ति। दूसरा, बांध बनाना। तीसरा, वर्षा में सहायक। चौथा, सिंचाई में सहायक। पांचवा, आवागमन हेतु सहायक। और छठा, बिजली बनाना। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप निबंध लिख सकते हैं। नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। बर्फीली पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती है। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थस्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं, इसी कारण नदियाँ पूजनीय हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ मिलते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन प्राप्त करते हैं।
नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करना, पानी पीना, कपड़े धोना, नहाना, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है, नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। इस प्रकार हम नदियों के ऊपर एक छोटा सा निबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं, अर्थात शांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। ख। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, मतलब उनके प्रेम में वह महसूस करता था उनके प्रेम को। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उनका सुंदर प्रयोग करके कॉपी में लिखिए। आप अन्य पाठों में से इसके उदाहरण निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उदाहरण। 1। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। आपकी कविता के अंदर से है ये। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। 3। सागर को हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। नंबर 4। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। नंबर 5। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। प्रश्न 2। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। क। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। आप देखिए, जो हिमालय है वो निर्जीव है, लेकिन यहाँ कवि जीवित रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ख। काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहा है। नदियाँ निर्जीव हैं, फिर भी उन्हें लोक माता कहा गया है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढकर लिखिए। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिएगा। नंबर 1। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। नंबर 2। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते रहना, इनकी भावभंगी में यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। नंबर 3। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं के रूप में। नंबर 4। पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। नंबर 5। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। नंबर 6। हिमालय का ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। इन सब बिंदुओं में आप देखेंगे कि यहाँ पर उनको जीवित रूप में कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न 3। पिछली कक्षाओं में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित हुए हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। संभ्रांत महिला, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियाँ, घना जंगल। इस प्रकार आप इन्हें मिला सकते हैं। प्रश्न 4। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। उत्तर: छोटी बड़ी, भाव, भंगी, माँ, बाप। प्रश्न 5। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा करने पर सार्थक शब्द बनता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं जिनका हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं, जैसे रात, तार, जाता, ताज़ा, भला, लाभ, राही, हीरा, नव, वन, नमी, मीन, नशा, शान, लाल, लला। इस प्रकार के कुछ शब्द हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उसके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, सतलुज शत्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजमेरू, बनारस, वाराणसी। इस प्रकार इनके अन्य रूप भी हैं। अब हम अतिरिक्त प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो पाठ से अलावा लिखे गए हैं। नदियों की धाराओं में डुबकी लगाकर लेखक को कैसा लगता है।
नदियों की धाराओं में डुबकी लगाकर लेखक को माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद जैसा ममत्व प्रतीत होता है। ख, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है? लेखक को सिंधु ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे। वे तो हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद एकत्रित होने पर महानदी के रूप में प्रवर्तित हो जाती है। ग, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए और बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। उत्तर, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कासी आदि। लेखक का विचार है कि इन नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये वास्तव में हिमालय की कृपा के पात्र हैं, जिसके पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। वे बूंदें एकत्रित होकर नदी का आकार ले लिया है और समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। निष्कर्ष में लेखक का विचार है हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से ही नदियों का उद्गम होता है, नदियां बनती हैं। इसीलिए हिमालय के बिना नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ख, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप में परिचित करवाना है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहत नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघलती बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है। इसे महानदी भी कहा जाता है। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ के जरिए, इस पाठ के द्वारा हमें हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों से परिचित कराया कि किस प्रकार नदियाँ एक छोटे से रूप में निकलकर बाद में विशाल रूप धारण कर लेती है। आप उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।